इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। देखिए, ईरान के नेवी चीफ मारे गए हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, ईरान को एक और झटका, बड़ा दावा किया जा रहा है कि ईरान के नेवी चीफ मारे गए हैं इन हमलों में। बड़ी जानकारी देखिए, ईरान को लेकर एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान के नेवी चीफ मारे गए हैं इस जंग में, और इजराइल के हमले में ईरानी नेवी चीफ के मारे जाने का दावा किया गया है। शहराम ईरानी यूएस के हमले में मारे गए हैं, यह दावा किया जा रहा है और इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया है। तो अगर यह दावा सही साबित होता है तो एक और बड़ा झटका ईरान को, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि इन हमलों में इजराइल, अमेरिका ईरान की लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, और चाहे वो सैन्य नेतृत्व हो। ये देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरीश सर, कितना यकीन करने लायक है, क्योंकि एग्जाम्पल तो वो सेट करते ही जा रहे हैं खामनेई को एलिमिनेट करने के साथ ही, कि टॉप लीडरशिप चाहे वो कहीं भी हो, हम उसे खत्म कर देंगे। ख़त्म कर दिया है, तो ये बहुत बड़ा झटका है ईरान नेवी के लिए, क्योंकि ईरानियन नेवी जो है वो काफ़ी पोटेंट फोर्स है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में न्यूसेंस करने के लिए, और अगर वो नेवी का चीफ मारा जाता है तो ये ईरान की नेवी के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ईरान में नेवी के दो प्रकार हैं, एक है ईरानियन नेवी जो ईरान की कन्वेंशनल नेवी है, और एक है IRGC की नेवी जो ये अटैक, सुसाइड अटैक्स वगैरह करती है। तो अगर IRGC का जो मसला है, जो उनके पास असला है, स्मॉल बोट्स हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में काफ़ी हंगामा अभी भी मचा सकती हैं, लेकिन सर्टेनली अगर उनका नेवी चीफ की मौत हुई है तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, और ऐसे में बड़े नुकसान की आशंका भी है। लेकिन सर, यहाँ पर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कुलकर्णी सर, जिस तरीके से टारगेट ईरान पर हो रहा है, टॉप लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में ईरान कब तक टिकने वाला है? क्योंकि पहले खामनेई का एलिमिनेशन की खबर सामने आती है, उसके बाद जितने भी टॉप लीडर्स थे उनको इसी तरीके से मारा गया, और नेवी जो कि ईरान की ताकत भी कहा जाती है, उनके चीफ को अब मारने की खबर सामने आ रही है। 48 घंटे से ज़्यादा मैं ईरान को नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप 5 या 4 दिन से लगातार अगर आप सोए नहीं हैं, आपको कोई सोने नहीं दे रहा है, आपके डिसीजन मेकिंग में तकलीफ डाल रहा है, तो इस तरह की जो हादसाएं और घटनाएं हो रही है ईरान में लगातार बढ़ती रहेंगी। और जो अभी जो सेक्रेटरी है उनके लाजरानी साहब, वो भी पुराने IRGC के ही हैं। तो ये जो सोच है, ये सोच कि अब हम लड़ेंगे, करता क्या मरता क्या ना करता, जरूर ईरान ने करना है। अब उसका संप्रभुता का सवाल है, उसका अस्तित्व का सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान को अब सोचना होगा कि अपने ईरान को बर्बाद करना है उसने। संजय भारद्वाज जी, आप क्या मान के चल रहे हैं, कितना समय है और क्या वाकई में ईरान बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि ग्राउंड पर जाकर रेजीम चेलना, ऊपर से नीचे तक सिस्टम अपने हिसाब से बनाना, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, मुझे लगता है कि हम इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं इस पर्सपेक्टिव में कि देखिए, ईरान का जो IRGC है वो सरेंडर के बजाय शहीद होना ज़्यादा पसंद करेगा। देखिए, मिसाइल से युद्ध एक लिमिट तक लड़ा जा सकता है। हो सकता है कुलकर्णी साहब बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप 48 घंटे या 68 घंटे, कितने भी घंटे आप चल सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे कंटिंजेंट है, ये बात मान के चलिए कि ये दूसरे फॉर्म में आएंगे, फिर गुरिल्ला वॉरफेयर होगा, एकदम आर्टिलरी वॉरफेयर होगा, और उसमें मुझे नहीं लगता कि जितना आसानी से सीरिया बन जाएगा, हम अगला सीरिया बन जाएगा ईरान। बिल्कुल, निश्चित रूप से सीरिया बनेगा। और आप मान के चलिए कि जैसे कह रहे हैं कि हम किसको ले आएंगे, साहब रजा पहलवी को ले आएंगे, कितने लोग उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ईरान सिंबलाइज कर रहा है वो रिलीजियस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और लोग अमेरिका क्या बैठाया हुआ पिट्ठू अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये 1950 नहीं है, ये 2026 है, और इस 2026 में चीजें बदल चुकी है। जब अमेरिका फर्स्ट हो सकता है तो ईरान फर्स्ट क्यों नहीं होगा? तो बात को उसको देखिए कि निश्चित रूप से ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इतना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल रहेगा। 11 देश लड़ रहे हैं, फिर भी ईरान अभी तक सस्टेन कर रहा है, आगे भी सस्टेन करेगा। उनके प्रॉक्सीज, आप हमास को खत्म नहीं कर पाए, आप हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पाए, आप हुती को खत्म नहीं कर पाए, ईरान तो पूरा देश है, ये तो प्रॉक्सीज है। ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लौटूंगी आपके पास, अमेरिका का पिट्ठू बैठेगा क्या? ये जो आपने बात कही, इस पर हम और डीपली चर्चा करेंगे, लेकिन
लेकिन ऋतुकांत ओझा जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से दुबई में भी हमले हो रहे हैं ओझा जी, जिस तरीके से वहां पर भी निशाना बनाया जा रहा है, मुश्किल तो वहां बढ़ ही रही है, लेकिन ये भी खबर है कि रिफाइनरी को भी टारगेट किया जा रहा है, यानी कि ईरान स्ट्रैटेजिकली हमले कर रहा है। देखिए, मैं एक बार जिससे मैं हाथ खड़ा कर रहा था उस पर मैं पॉइंट पे आता हूं, पहले आपको आंसर कर देता हूं। देखिए, ऐसा है कि ईरान ने अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज भी किया है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर एक इमेज बनी थी ईरान की कि उसके पास 5000 बैलिस्टिक मिसाइल्स है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो पेलोड के साथ स्पेसिफिक टारगेट पे हिट करती हैं, इसलिए उसको बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं। ईरान इतने सारे मिसाइल्स के बावजूद भी बहुत सारे टारगेट्स हिट नहीं कर पाया। इजराइल में उसने किया है पर और किसी जगह पे नहीं कर पाया है। मतलब हजारों मिसाइल्स में से शायद 2 या 3 मिसाइल्स ऐसी जहां पे वो कर पाया, बाकी सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसमें एक यूएई का एक बहुत बड़ा इमेज का फायदा ये हुआ है कि अभी तक उसकी इमेज ऐसी थी कि अगर कभी अटैक हुआ तो क्या यूएई अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हम लोगों को जो एक्सपर्ट यहाँ रह रहे हैं वो ये आया है कि यूएई कर सकता है इतना बड़े मिसाइल्स के अटैक को और इतने सारे ड्रोन्स के अटैक को, और ईरान के ड्रोन्स वर्ल्ड क्लास हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देना बहुत बड़ी बात है। ऐसे कंक्लूड कर लेना क्या जल्दी नहीं है ये? जी, आप ये समझिए कि शुरू के जो वॉर के 36 घंटे होते हैं, यहाँ पे मिलिट्री एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आप वो शायद इसको बेहतर समझा पाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उनकी लीडरशिप भी समझने की कोशिश करेंगे जो बात आप कह रहे हैं कि वाकई में ये जो एक इमेज है ये क्या एक्सचेंज हो गई है ईरान एंड दुबई को लेकर कि वो कितने ताकतवर हैं खुद को बचाने में और हमला करने में।